warmly welcome you all on this platform from Study River Institute लाहौर। बेसिकली ये एक ओरिएंटेशन क्लास है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आई थी 29/2023 विच वाज द थर्ड लास्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ईयर 2023, जिसके अंदर सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब्स अनाउंस की गई थी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। ग्रेड 16 की ये जॉब्स हैं, तो इनकी प्रेपरेशन किस तरह से की जाएगी और बालाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग आज की क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हाउ वी विल प्रिपेयर, आपको क्या चीज़ रिक्वायर है, तो इस सारे को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं स्टडी रिवर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। तो मेरा नाम है जी प्रोफेसर मोहम्मद उमैर भट्टी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ zoology एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। सो आई एम MSc zoology फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर एंड आई एम फिल zoology फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। मुझे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीच करते हुए 12 ईयर्स हो गए हैं। ओवरऑल करीबन मुझे 18 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग करते हुए। अगर मैं आपके साथ अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन की अचीवमेंट्स को शेयर करूं तो मैंने 4 टाइम्स अप्लाई किया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 टाइम सिलेक्शन है। 2012 के अंदर मेरी लेक्चरार इन जोलॉजी और लेक्चरार इन बायोलॉजी दोनों में सिलेक्शन हुई थी, और लाइकवाइज 2017 में मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन थी एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा PPSC का 100% रिकॉर्ड है। मैंने 4 टाइम्स अप्लाई किया और मैं 4 टाइम ही सिलेक्ट हुआ हूँ। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है PPSC का सिलेक्शन के हवाले से, मेरी अपनी जो सक्सेस रेशियो है अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। मैं कोशिश करूंगा कि अपना सारा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों की भी सिलेक्शन हो सके और आप भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आकर सर्व भी कर सकें और अपने लिए एक अच्छी अर्निंग अर्न भी कर सकें। जहाँ तक पोस्ट का इंट्रोडक्शन है, वैसे तो आप लोगों में से अक्सरियत जानती होगी कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या थी। अब तो वैसे उसके अप्लाई करने की लास्ट डेट गुजर चुकी हुई है, 29 दिसंबर 2023 थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है गुजर चुकी है। सो इसमें डाटा अगर आप देखते हैं तो वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के आपके सामने मेंशन है। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि जी जिन डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए वो क्या। तो जिन डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर नाम नहीं लिखे हुए, जाहिर सी बात है उन डिस्ट्रिक्ट्स में जॉब्स अनाउंस नहीं हुई। तो अगर आपके पास किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल मौजूद है जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आप उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो जॉब्स थी। जैसे यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा नजर नहीं आ रहा तो आप ओकाड़ा के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हाफसाबाद है, कई बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो जॉब्स अनाउंस नहीं हुई थी। अब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर लिखे नजर आ रहे हैं सेकंड कॉलम के अंदर। तो लाहौर के अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो थी 5 पोस्ट अनाउंस हुई थी। इसके अंदर जो आपको थर्ड वाला कॉलम नजर आ रहा है, ये थर्ड वाला कॉलम जो है ये जो है वो नया ये इसके सेकंड कॉलम में ये जो पॉइंट है ये मैंने जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर ऐड किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो लाहौर के अंदर जो 5 पोस्ट आई थी, लेकिन इन 5 पोस्ट के लिए जो लोगों ने अप्लाई किया है वो अप्लाई करने वालों की तादाद है 314। तो ये मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि लाहौर के लिए जो सीटों, लाहौर की टोटल 5 सीट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 314 एप्लीकेशंस हैं। शेखुपुरा की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक ही थी, उसके लिए 70 एप्लीकेशंस आई हैं। कसूर की जो है वो टोटल हमारे पास जो है वो 4 सीट्स थी, उसके लिए 164 एप्लीकेशन है। ननकाना साहब की 4 सीट्स के लिए 94 एप्लीकेशन आई हैं। गुजरांवाला की 2 सीट्स के लिए 96 एप्लीकेशन आई हैं। सियालकोट की 3 सीट्स के लिए 90 एप्लीकेशन हैं। गुजरात की 2 सीट्स के लिए 46 एप्लीकेशन हैं। वजीराबाद वालों के लिए कंपटीशन कम है जी, 2 सीट्स के लिए सिर्फ 19 एप्लीकेशन हैं। झेलम की 4 सीट्स के लिए 52 एप्लीकेशन हैं। मुल्तान 7 सीट्स के लिए 295 एप्लीकेशन है। साहिवाल एक ही सीट है, 52 एप्लीकेशन आई हैं। भावलपुर में एक ही सीट है, 65 एप्लीकेशन है। नगर खान में एक ही सीट है, 64 एप्लीकेशन है। थर्ड वाले कॉलम में ओपन मेरिट सीट्स हैं, स्पेशल पर्सन कोटा, माइनॉरिटी कोटा और आखिर में विमेन कोटा। यानी लाहौर में जो 5 सीट्स हैं उनमें से 3 सीट्स जो है वो वुमेन कोटा के ऊपर हैं और 2 ओपन मेरिट के ऊपर हैं। तो लाइकवाइज
ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये फीमेल्स के लिए खासा हौसला अफजा है कि उनके लिए जो है वो बहुत सारी ऐसी सीट्स मौजूद हैं जो कि वेमेन कोटा के ऊपर मौजूद हैं। तो अगर आप इन सारे कॉल सीट्स की प्रपोजिशन को देखते हैं, ये जो आपको लिस्ट दी हुई है, तो ये तमाम देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि तमाम जो सीट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर जो एप्लीकेशंस आई हैं वो पर सीट के कंपैरिजन में मोर देन 5 है। मैं आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का रूल बताता चलूं कि अगर आपके पास किसी एक सीट के अगेंस्ट 5 से ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो फिर उसके लिए टेस्ट होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर अगर लाहौर वाली आप सीट्स देखते हैं तो 5 सीट्स हैं, और 5 सीट्स के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो 314 है। तो इसका मतलब है कि करीबन पर सीट आपके पास 63 एप्लीकेशंस की रेशो बन रही है, तो ये 5 से कहीं ज्यादा है। तो ये जितनी सीट्स हैं इन सब के लिए अब ये बात कंफर्म है कि यहाँ पर आपके पास वन पेपर टेस्ट लाजमी तौर पर होगा। तो एक तो अब टेस्ट में इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन खत्म हो जाती है, आपको टेस्ट लाजमी तौर पर देना पड़ेगा। इसके बाद एज आप लोग जानते हैं, मेल्स के लिए एज लिमिट 40 ईयर्स थी और फीमेल्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट थी 43 ईयर्स। और ये एज लिमिट होती है जो क्लोजिंग डेट होती है एप्लीकेशन की, उस डेट के लिहाज से। रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से। अब ये जो रिटन टेस्ट है वो किस तरह का होगा, तो 90 मिनट्स ड्यूरेशन का एक पेपर होता है जिसके अंदर 100 MCQs हुआ करते हैं। अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हों तो वो 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स की तादाद बहुत लिमिटेड सी है तो एक ही शिफ्ट के अंदर जो है वो टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। और आपने जो अपना डेजिग्नेटेड सेंटर चूज किया होगा एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त, उसी सेंटर के ऊपर आपका ये टेस्ट कंडक्ट होगा। इस टेस्ट का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो 80% होंगे, यानी 100 MCQs है तो उसमें से 80 MCQs जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे। और जब मैं लफ्ज़ बायोलॉजी यूज़ करता हूँ तो उसमें जोलॉजी और बॉटनी दोनों शामिल हो जाते हैं। उसमें सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी। इसका कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है, तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बायोलॉजी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसके साथ 20% जो सिलेबस होता है वो आपका जनरल एबिलिटी बेस है, यानी कि 100 MCQs है तो 20 MCQs जनरल एबिलिटी बेस आएंगे। उसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, ये जो आपके पास कंपोनेंट्स बन जाते हैं, इनके अंदर से जो है वो आपके पास 20 MCQs का पेपर आता है। सो टोटल 100 MCQs हो गए। आउट ऑफ दोज आपको 100 ही अटेम्प्ट करना होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। एक MCQ में 4 ऑप्शंस होते हैं, बाज़ का MCQs ऐसे भी होते हैं जो 5 ऑप्शंस वाले होते हैं। पीपीएससी के MCQs 4 ऑप्शंस वाले हैं। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपके पास लेस देन 1 मिनट अवेलेबल होता है एक MCQ को अटेम्प्ट करने के लिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके जहन में आ रहे होते हैं कि जी एक MCQ के कितने मार्क्स हैं। तो एक MCQ को करेक्ट अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसके 1 मार्क्स आते हैं। अगर आप MCQ को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपके मार्क्स उस MCQ के ना डिडक्ट होंगे ना मिलेंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन अक्सर ये होता है कि जी क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो हाँ जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, 25% नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आपका आंसर ठीक होगा तो आपको +1 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा तो आपके जो है वो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे पहले वाले मार्क्स में से। तो अगर आप MCQ के बारे में बिल्कुल ब्लाइंड है तो बेहतर ये होता है कि आप उसको अटेम्प्ट ना करें। बाज़ का आप लालच करते हैं और लालच के अंदर जो है आपके नंबर बढ़ने के बजाय कम हो जाते हैं, क्योंकि पिछले वाले जो आपने नंबर हासिल किए थे उसमें से डिडक्शन हो जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर मौजूद है। फिर एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ज़हन में आता है कि अगर हम MCQ को अटेम्प्ट ही नहीं करते, खाली छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा। अगर आप उसको खाली छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, आपका ठीक नहीं हुआ, तो आपको +1 तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी फिर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो फिर अटेम्प्ट करने की सूरत में आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक कर लिया तो +1 और अगर गलत कर लिया तो -0.25। तो अगर आपके 4 MCQs गलत होते हैं तो आपके एक नंबर टोटल डिडक्ट हो जाएगा जो आपने पहले से हासिल किए हुए थे उनमें से। इज देयर एनी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस बाय PPSC? नहीं जी, PPSC की जानिब से कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस मौजूद नहीं है इन पोस्ट के लिए, या जनरली बाकी जो लेक्चररशिप की पोस्ट आती है उनके लिए भी सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं होता। ये हम लोग जब प्रेपरेशन करवाते हैं तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस की बेस पर इसको करते हैं। मैं पिछले करीबन 4 साल से जो है वो PPSC में लेक्चररशिप और स्कूल जॉब्स की प्रेपरेशन करवा रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर हम लोग जो है वो सिलेबस खुद से डिज़ाइन करते हैं।
और कंटेंट खुद डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसके लेक्चर्स और उसके टेस्ट खुद से डिज़ाइन करते हैं और उसकी बेस पे प्रिपरेशन करवाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन आपको टेस्ट के सिलेबस के बारे में कोई गाइडलाइन नहीं देता। अगर आप जनरल बात करेंगे तो दुनिया की किसी भी किताब से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। अगर आप कहें तो देर इज नो लिमिट, देर इज नो बाउंड्री, स्काई इज द लिमिट। हाउ मेनी चांसेस आर देयर इन द पीपीएससी? तो पीपीएससी में टोटल 3 चांस नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने 3 चांस अवेल कर लिए हैं। वो किसी एक वैकेंसी के लिए, किसी एक पोस्ट के लिए 3 चांस होते हैं। इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर दूं, फॉर एग्जांपल आपने अगर माजी में अप्लाई किया था लेक्चरार इन बायोलॉजी के लिए और आपकी लेक्चरार इन बायोलॉजी की सिलेक्शन नहीं हुई थी, आपका चांस वेस्ट हो गया था। उस चांस के वेस्ट होने का इस पोस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये पोस्ट अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो चांस अवेल किया वो जीरो है। आपने अभी तक इसका कोई चांस वेस्ट नहीं किया हुआ, तो इसमें आपके पास टोटल 3 चांसेस मौजूद हैं। यानी आप ये वाली पोस्ट अभी अप्लाई कर सकते हैं और खुदा ना खास्ता अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो फ्यूचर में 2 टाइम्स आप सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ नोट वर्दी है कि ये जो पोस्ट आई हैं ये लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो अगर आपका यहाँ पर चांस वेस्ट हो भी जाता है तो ये चांस आपका जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसकी जब भी सीट्स आएंगी एसएस की या ट्रिपल एस की, उसके चांसेस इंटैक्ट हैं। तो अक्सर लोग ये भी परेशान होते हैं कि जी अगर मेरा ये चांस वेस्ट हो गया तो कल को लेक्चरार की जॉब आ गई तो मैं क्या करूंगा, कल को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आ गई तो मैं क्या करूंगा। हर जॉब के, हर पोस्ट के अपने अपने 3 चांसेस हैं। हत्ता कि अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के अंदर वैकेंसीज आती हैं तो लेक्चरार इन जोलॉजी के 3 अलग चांसेस होंगे, लेक्चरार इन बायोलॉजी के 3 अलग चांसेस होंगे, लेक्चरार इन बॉटनी के 3 अलग चांसेस होंगे। ये नहीं होगा कि आपने एक पोस्ट पे अप्लाई कर लिया तो आपका वो चांस चला गया। अलग अलग पोस्ट के चांसेस अलग अलग होते हैं। अब स्पेसिफिकली ये जो पोस्ट है इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्या आपने बीएड नहीं किया तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। आप में से जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट किए तो वहां पर उन्होंने सेट्स दिए हुए थे। हर सेट के अंदर बीएड लाजमी तौर पे मेंशन था। तो अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हैं तो आप टेस्ट प्रिपेयर कीजिए, टेस्ट दीजिए ताकि आपको टेस्ट का एक्सपीरियंस हो जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब आपका सिलेक्शन का टाइम आएगा तो आपसे जो डिमांड की जाएगी वो आपसे बीएड की डिमांड की जाएगी। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। तो इसके अंदर चूंकि ये सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब्स हैं, एसएसटी आप कह सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। ये सेकेंडरी स्कूल है। सेकेंडरी स्कूल कहते हैं 9th और 10th क्लास को। तो जो सबसे पहले हम लोग को प्रेफरेंस देनी है प्रेपरेशन में, वो हमें प्रेपरेशन में प्रेफरेंस देनी है 9th क्लास की बायोलॉजी को और 10th क्लास की बायोलॉजी को। तो ये आपके सामने 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर्स के टाइटल्स लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी है, चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यूज है, चैप्टर 5 सेल साइकिल है, चैप्टर 6 एंजाइम्स, चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक्स, चैप्टर 8 न्यूट्रिशन और चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट। जाहिर सी बात है कि इन चैप्टर के अंदर भी कंटेंट मौजूद है जो डेफिनेटली मैं इस लेक्चर के अंदर तो डिस्कस नहीं करूंगा। कि जब हमारे पास सेशन स्टार्ट होगा तो आपको इसके प्रॉपर लेक्चर्स भी डिलीवर किए जाएंगे और फिर आपके साथ कंटेंट भी डिस्कस होगा। 10th क्लास का जहाँ तक सिलेबस का ताल्लुक है तो इसके अंदर भी 9 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें गैशियस एक्सचेंज है। चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है क्योंकि पहले 9 चैप्टर्स 9th क्लास में है। चैप्टर 11 होमियोस्टेसिस है, चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, चैप्टर 13 में स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन, चैप्टर 15 इनहेरिटेंस है, चैप्टर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, चैप्टर 17 बायोटेक्नोलॉजी और चैप्टर 18 फार्माकोलॉजी। अब सवाल ज़हन में ये पैदा होता है कि क्या हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या मैं सिर्फ आपको 9th या 10th का कंटेंट पढ़ाऊंगा? नहीं। जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो हम लोग 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और इवन हायर लेवल का जो कंटेंट है उस सबको मर्ज करके जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपका वो सारे का सारा कवर हो सके। अब इसमें अगर आप 18 चैप्टर देखते हैं, आखिरी वाला फार्माकोलॉजी है। इवन ये वाला चैप्टर एफएससी की बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो आप में से किसी ने थोड़ा सा अगर पहले मैट्रिक किया था तो उन्होंने ये फार्माकोलॉजी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस के अंदर अगर मैं इसको एफएससी से कंपेयर करता हूँ तो 2 से 3 आर्टिकल चैप्टर 20 के मौजूद हैं एफएससी के, और कुछ आर्टिकल्स चैप्टर 22 के मौजूद हैं एफएससी के। और इवन एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 24 है एवोल्यूशन का, उसके भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो एवोल्यूशन का कंटेंट दिया हुआ है वो बहुत हद तक उस कंटेंट से डिफरेंट है जो एफएससी की बुक्स में डिस्कस हुआ हुआ है। लाइकवाइज जो बाकी चैप्टर्स के भी नाम है, आपको अगर आप में से कोई एफएससी को पढ़ाता है या एफएससी को
पढ़ी हुई है और उसके ज़हन में कुछ ना कुछ मौजूद है, तो वहां पर अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 15 था होमियोस्टेसिस, चैप्टर नंबर 16 है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, चैप्टर नंबर 17 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, चैप्टर नंबर 18 है रिप्रोडक्शन, और इसी तरह से मैन एंड हिज एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 27 है, चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी है। तो कई टाइटल्स आपको देखने में सेम लगते हैं, लेकिन जब आप 9th और 10th की बुक्स को खोल के देखते हैं तो उन बुक्स का कंटेंट और एफएससी बायोलॉजी प्री मेडिकल की बुक्स का कंटेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, या उसमें खासा डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मुख्तलिफ है, लेकिन वो 100% सेम भी नहीं है, उसमें खासे डिफरेंसेस हैं। तो हमें इसको मर्ज करके स्टडी करना पड़ता है। इसके अलावा जो है हम लोग अब प्रेपरेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें 9th क्लास की बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से परचेज कीजिए, आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। इसकी पीडीएफ वगैरह जो है वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती, आपको उस पर प्रॉब्लम आती है, पढ़ने के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, और अगर आपने उस पर कोई चीज़ लिखनी है तो उसमें बेशु आता है। 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायोलॉजी की बुक होनी चाहिए, मार्केट से इजीली अवेलेबल है, किसी भी छोटे बड़े शहर में आम बुक डिपो से मिल जाती हैं। लेकिन की बुक्स नहीं, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए आपके पास लाजमी तौर पे। इसके बाद जोलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले 5th एडिशन हमें इसके लिए चाहिए होगा। ये आपको मार्केट से पायरेटेड एडिशन मिल जाता है, बहुत महंगा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि लेस देन 1000 में आपको बड़ी आसानी से ये दस्तयाब हो जाएगा। इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ जोलॉजी हिकमैन है, इसका भी आपको पायरेटेड एडिशन मिल जाता है। नहीं तो नेशनल बुक फाउंडेशन ने इसका चीपर एडिशन छापा हुआ है, वो निस्बतन आपको सस्ता मिल जाता है। हिकमैन के नाम से भी ये बुक फेमस है। सेल बायोलॉजी की एक बुक है, वर्मा एंड अग्रवाल इसको कहते हैं, इंडियन बुक है, ये भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। बेसिकली ये 4 से 5 चीजों को कवर कर देती है। इसका नाम तो अक्सर लोग इसको सेल बायोलॉजी बाय वर्मा कहते हैं, लेकिन जो है वो इसके अंदर सिर्फ सेल बायोलॉजी मौजूद नहीं, बल्कि इसके अंदर जो है वो सेल बायोलॉजी के अलावा एवोल्यूशन मौजूद है, इकोलॉजी मौजूद है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मौजूद है। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास मल्टीपल जो है कंटेंट मौजूद है। तो आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो ये सेल बायोलॉजी बाय वर्मा एंड अग्रवाल आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि इसके अंदर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन और इकोलॉजी 5 आपके जो है कंटेंट्स कवर हो जाते हैं। और चूंकि हम बायोलॉजी का टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसके लिए बॉटनी भी ज़रूरी है। तो बॉटनी की किसी भी पाकिस्तान में पंजाब में मौजूद पब्लिशर की ABCD बॉटनी के चारों पेपर्स की बुक्स आपको रिक्वायर होंगी। तो ये रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपको इस प्रेपरेशन के लिए चाहिए होंगी। अब हम लोग जो है वो तैयारी किस तरह से करेंगे जी, 2 मंथ्स लॉन्ग सेशन होगा हम लोगों का। इसके अंदर हमारा तरीकाकार ये होगा कि हम लोग एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैं उसका लेक्चर डिलीवर करूंगा। जिस तरह आज आपको स्लाइड्स डिस्प्ले पे हैं, इसी तरह स्लाइड्स बनी होंगी। स्लाइड के ऊपर आपको लेक्चर डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आपने इसमें से कोई चीज़ नोट करना होगी तो आप उसमें से कोई चीज़ नोट कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेक्चर इसी तरह स्लाइड की फॉर्म में हुआ करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की शक्ल में हुआ करेंगे। प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव जो है वो आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग पास पेपर्स की इवैल्यूएशन करेंगे, डिफरेंट तरह के पास पेपर। जाहिर सी बात है स्पेसिफिकली इस पोस्ट के पास पेपर्स तो नहीं होंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या दूसरी पोस्ट आती हैं उनके पास पेपर्स की इवैल्यूएशन करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि पीपीएससी किस तरह के एमसीक्यूज देता है। मेन चीज़ तो आइडिया लेना है कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। आप जब भी एक टेस्ट को मुकम्मल एक जब हम लोग चैप्टर को डिस्कशन मुकम्मल कर लेंगे, तो चैप्टर की डिस्कशन मुकम्मल करने के बाद हम लोग जो है वो उसकी जो है वो टेस्ट हुआ करेगा वेरी नेक्स्ट डे, और टेस्ट के बाद उसकी प्रॉपर आंसरिंग और डिस्कशन होगी, ताकि आपको आपकी मिस्टेक्स का पता लग सके। जब लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा तो आप जो है उस लेक्चर को डेफिनेटली जो है उन बुक्स से प्रिपेयर करेंगे जो बुक्स मैंने आपको रेकमेंड कर दी हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज को क्रैक करने की टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी कि एमसीक्यूज को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। आप किस तरह से किसी एमसीक्यू को परफेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा इस सारी प्रिपरेशन के लिए। तो ये वो तमाम मेथड्स हैं जो हम लोग प्रिपरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अब हमारे पास जो है जी क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो अगर आप जो है वो क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, और मैं जो है वो आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली रेज योर हैंड। अपना माइक ऑन करके उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन?
अगर आप मैसेज में भी क्वेश्चन करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक चैट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था जी, पावर पॉइंट शेयर होगी या नहीं, तो पावर पॉइंट शेयर नहीं होती हैं जी। आप अगर लेक्चर को नोट करना चाहते हैं उसमें से कोई पॉइंट नोट कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट है वो प्रैक्टिस टेस्ट आपके साथ शेयर होगा। जी एक और क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए कुछ स्पेशल जॉब्स नहीं आती हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च फील्ड है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च की सूरत हाल आप लोग बखूबी जानते हैं, ना हमारे पास उस तरह की वेल केप्ड लैब्स मौजूद हैं, ना हमारे पास ऑपरेटर्स है, ना हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है टीचिंग साइड पे तो यूज़ नहीं हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च फील्ड होती है। तो चूंकि हमारे इंडस्ट्री भी इतनी ज़्यादा नहीं है, रिसर्च का भी इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, तो इस वजह से इसकी स्पेसिफिक जॉब्स नहीं आती। तो जो बायोटेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो लेक्चरार इन बायोलॉजी की जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल के अंदर SS SSS की जॉब्स आती हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed के क्वेश्चंस नहीं होंगे जी, जो आपके पास 80 MCQs हैं वो तो बायोलॉजी रिलेटेड है, वो तो जोलॉजी बॉटनी और बायोलॉजी की बाकी फील्ड से रिलेटेड होंगे। तो जो बाकी 20 है उसके अंदर उसने पेडागोगी या बाकी चीजों का जिक्र नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक सो। ओके जी, एक और क्वेश्चन है कि जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी, देखिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी हो जाए तो SST जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर है, इनमें कोई फर्क नहीं है, कंटेंट इज मोर और लेस सेम। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी की जो जॉब्स होती हैं वो भी सेम पैटर्न पे होती हैं, SST का कंटेंट भी सेम होगा, एग्जामिनेशन बॉडी सेम है विच इज PPSC, पेपर पैटर्न सेम है, 80-20%, 80% 20%। तो अगर आप इसकी प्रेपरेशन करते हैं तो ये प्रेपरेशन हत्ता कि अगर आपको कल को आपको मालूम है कि करीबन अब तो 1 माह का टाइम रह गया, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो पंजाब के अंदर लेक्चरार की जॉब्स इंशाल्लाह आएंगी। मुझे उम्मीद है कि 2024 के अंदर पंजाब के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लेक्चरार इन बायोलॉजी और बाकी जॉब्स अनाउंस करेगा। तो ये जो प्रेपरेटरी सेशन है ये इवन आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगा। जी बायोकेमिस्ट्री वालों के पास PPSC में लेक्चरारशिप इन बायोलॉजी की ऑप्शन होती है, लेक्चरारशिप इन जोलॉजी या बॉटनी की ऑप्शन नहीं होती है। वो सिर्फ जोलॉजी या बॉटनी वाले अवेल कर सकते हैं, लेकिन लेक्चरार इन बायोलॉजी की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। एनी अदर क्वेश्चन जी? राइट जी, सो आई डोंट थिंक सो के एनीबॉडी एल्स इज हैविंग एनी क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की क्यूरीज फील होती हैं, आप किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ जो है वो कांटेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप लोग जो है वो कांटेक्ट करके सेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और फी या बाकी मामला की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इस कांटेक्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। अब्दुल रहमान साहब अवेलेबल होंगे आपको इस कांटेक्ट नंबर के ऊपर, तो अब्दुल रहमान साहब से आप रब्ता करके इस सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दिस इज 03110042 321। आप इस जो है वो नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। फी जो सेशन के लिए डिसाइडेड है जी दैट इज रुपीज 10,000, ये पर मंथ फी नहीं है, फी इज रुपी 10,000, लेकिन ये पूरे सेशन की फी है, और इस फी के अंदर 2 मंथ्स का सेशन इंक्लूडिंग द टेस्ट वगैरह सब कुछ शामिल है। सो आप अपने फ्रेंड्स को इस सेशन के बारे में रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप खुद ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आप जब खुद से क्लास पढ़ने की तैयारी करने की कोशिश करते हैं तो रूटीन नहीं बन पाती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हाउस वाइफ्स होती हैं या घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं, तो रूटीन नहीं बन पाती। तो सेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आपने क्लास लेनी है, बिकॉज अगर आप क्लास नहीं लेंगे तो मिस हो जाएगी। और लाइकवाइज आपको पता होता है कि आपने टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है, बिकॉज अगर वो टेस्ट स्किप हो गया तो वो भी गया। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जी, क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि क्या ये सीट्स बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी अनाउंस होंगी, तो ये तो डिपेंड करता है कि उनको डिपार्टमेंट को जरूरत है या नहीं है। अगर उनके पास टीचर्स की जरूरत है तो डेफिनेटली वो अनाउंस करेंगे। बास का ये होता है कि जो सीट्स होती हैं वो बारी बारी आती हैं, नहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वो पहले अनाउंस कर देते हैं, फिर 1-2 माह ठहर के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की आती हैं। लेकिन अगर उनको जरूरत नहीं है तो वो नहीं भी अनाउंस करेंगे, तो इसके बारे में तो मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, बट ये डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर।
एनी अदर क्वेश्चन जी? राइट जी, थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो अल्लाह हाफिज।